अब तक हम लोग जेनेटिक्स में वेरिएशन के बारे में स्टडी किए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वेरिएशंस जो है क्या है, वेरिएशंस कैसे होता है और वेरिएशंस का क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हम लोग देखें इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को 3 भाग में 3 पार्ट्स में बांट कर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि प्री मेंडलियन यानी मेंडल के पहले का कॉन्सेप्ट, इसके बाद मेंडलियन मेंडल के समय का कॉन्सेप्ट और पोस्ट मेंडलियन यानी मेंडल के बाद का कॉन्सेप्ट। तो प्री मेंडलियन हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे थ्योरीज है जिसको टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया, जो कि पिलर साबित हुआ आज के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसका। तो आज के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट जो है किस पर आधारित है, जो पहले का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित है। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था, यानी मेंडल्स जो वर्क किए थे पी प्लांट पर, गार्डन पी प्लांट पर, और उनके जो वर्कर्स थे वो कठिन परिश्रम करके जो थ्योरीज जो है डेवलप किए, वो थ्योरी काफ़ी सराहनीय थी। लेकिन मेंडल के टाइम के जो वैज्ञानिक थे जैसे चार्ल्स डार्विन थे, तो उनका जो माइंड था कॉन्सेंट्रेटेड था अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। वो नेचुरल सिलेक्शन पर ज़्यादा फोर्स करते थे और यही कारण है कि मेंडल्स जो है उसके एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इग्नोर किया। लेकिन मेंडल के मरणोपरांत लगभग अच्छे अरसे के बाद जो है उनके एक्सपेरिमेंट को समझा गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा, टिस्चरमार्क, कार्ल स्कोरेन और ह्यूगो डिब्रीज। ये 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल्स के वर्क को जो पब्लिश्ड किया गया था ब्रून सोसाइटी के एक मैगजीन में, उसको देख करके ये तीनों साइंटिस्ट दंग रह गए कि जो जिस पर हम वर्क कर रहे हैं आज, मेंडल बहुत साल पहले इस वर्क को फिनिश कर चुके थे। अब देखिए मेंडल और उनके वर्कर, अब देखिए कुछ बात यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिख रखे हैं पहले से, उसको पॉइंट टू पॉइंट समझना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टर्म्स है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। तो देखिए सबसे पहला है कि द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर हु फॉलो हिम गिव एन आइडिया अबाउट इनहेरिटेंस। भाई इनहेरिटेंस के बारे में तो जानकारी हम लोग को हो गया था मिड 19th सेंचुरी में ही कि इनहेरिटेंस जो है वो माता पिता के जो कैरेक्टर है वो कैसे आता है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग को जानकारी नहीं थी। वेरिएशन का कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, ये बात हम लोग को मिड 19th सेंचुरी में ही मालूम हो चुका था। लेकिन अब हम हेरेडिटी के बारे में देख रहे हैं कि इन्होंने जो आइडियाज़ दिया, इनका जो वर्क है उसके द्वारा जो है हम लोग को आइडियाज़ मिला किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट और उनके जो को वर्कर्स थे उनके जो मेहनत था उसने क्या हमें बताया, तो आइडियाज़ दिया अबाउट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के बारे में आइडियाज़ दिया। सेकेंड पॉइंट पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर विच डिटरमाइंड द फिनोटाइप वाज नॉट वेरी क्लियर। यानी फैक्टर्स जो कहते थे मेंडल की ये फैक्टर है, यही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए, रूप रंग आकार व्यवहार के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो फैक्टर स्पष्ट नहीं था। आज उसी फैक्टर को हम जीन कहते हैं, जीन है ना, यूनिट ऑफ हेरेडिटी या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है द इंटायर बॉडी ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। अब बात यह है कि जो इंटायर बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो मोलिकुल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका क्रमबद्ध तरीका से अलग अलग साइंटिस्ट ने समय समय पर जो है रिसर्च करके लोगों को इसके बारे में आइडियाज़ दिया। और ये सब क्या था, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। तो पहला है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक जो थे डीएनए का मॉडल दिए थे।
जो डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है नीरेनबर्ग है, खोराना है और खोरेनबर्ग है। खोराना जो है हरगोविंद खोराना, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो अमेरिका में वर्क कर रहे थे और इन्होंने जो है आर्टिफिशियल जीन का भी निर्माण किया, लेकिन वो लिविंग सिस्टम में वर्क नहीं किया। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि बेंजर, मोनार्ड और बर्नर, ये सब जो थे ये इंटायर बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बारे में रिसर्च किया और एक्यूरेट जो कॉज ऑफ इनहेरिटेंस है उसको जो है लोगों के बीच एक्सप्लोर किया। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं मेंडल्स वर्क। मेंडल हमने ऑलरेडी बताया कि 7 इयर्स तक गार्डन पी प्लांट पर रिसर्च किए थे मेंडल। कब से कब तक? तो 1856 से 1863 तक इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर रिसर्च किया, वर्क किया 7 इयर्स तक। अब इसके बाद देख रहे हैं कि मेंडल्स जो थे वो फर्स्ट टाइम जो है स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक, स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का बायोलॉजी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज किया, समझे। लेकिन ये जो मैथमेटिकल लॉजिक जो है या स्टैटिकल एनालिसिस जो है मेंडल के टाइम के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया और वो लोग इनको क्रिटिसाइज किए। इसके बाद देखते हैं कि हिज एक्सपेरिमेंट है लार्ज सैम्पलिंग, इनके एक्सपेरिमेंट का बहुत लंबा सैम्पलिंग साइज था और लंबा सैम्पलिंग साइज होने के कारण जो है इनका जो डाटा कलेक्शन था उसको काफ़ी क्रिएटिविटी का मतलब विश्वसनीयता, अप्रूवल मिला, समझे ना। जो लार्ज सैंपल दिए थे, बहुत लंबा सैंपल, तो उससे क्या हुआ कि जो डाटा कलेक्शन हुआ उसको काफ़ी क्रिएटिविटी प्रोवाइड मिला। और अंतिम बात मैं ये बताऊंगा कि मेंडल जो थे वो कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे, जो गार्डन पी प्लांट पर रिसर्च कर रहे थे तो कितने लिए थे, तो 14, याद रखिएगा 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे। कितना ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे। और कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर वर्क किए थे? तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे? तो 14 यानी 14। तो ये है अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। गार्डन पी को सेलेक्ट करने के पीछे क्या कारण है? वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? तो भाई पहला कारण यह है कि पी प्लांट का लाइफ स्पैन छोटा है। तो लाइफ स्पैन छोटा होने के कारण क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल गया। दूसरी बात है कि पी प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल होने से क्या फ़ायदा मिला? अगर मान लीजिए बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराने में सहूलियत हुई कि जब पौधा मैच्योर है तो उसके जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो फ्लावर्स को क्या किए कि मैच्योर होने से पहले ही उसको कवर कर दिए। अब तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराना आसान रहा। फिर ये आसानी से अवेलेबल भी है, इजी टू हैंडलिंग, इसको हैंडलिंग यानी उपयोग करना भी क्या है, आसान है। और इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इसलिए बार बार जो है मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड हर तरह से क्रॉस करा करके देखा गया। तो ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कुछ इस प्रकार है। स्टेम का हाइट है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर का पोजीशन है,
पॉड का शेप है, पॉड का कलर है। तो इस तरह से ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है, तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या हुआ? एक कैरेक्टर में 2 कॉन्ट्रास्ट है, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट। रिसेसिव कैरेक्टर जो है बहुत कम मिलता है और डोमिनेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में देखा रोल टंग है ना, ये डोमिनेंट है, समझे। और नॉन रोल टंग रिसेसिव है। फ्री ईयर लोब डोमिनेंट है और फिक्स किसी का रहता है वो रिसेसिव है, बहुत कम मिलेगा। स्ट्रेट हेयर डोमिनेंट है, कर्ली हेयर घुघराला बाल जो होता है बहुत कम मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि जो डिफरेंट ट्रेट और कैरेक्टर है तो उसमें कुछ रिसेसिव है और कुछ डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट का मतलब द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन क्या है वो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखें कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव कैरेक्टर आर नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये कि जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें स्टेम है, तो ये जो है टॉल है और टॉल जो कैरेक्टर है डोमिनेंट है और इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। और इसको हम चूंकि डोमिनेंट है तो कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और ये ड्वार्फ है इसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। वायलेट है तो कैपिटल बी से डिनोट करेंगे और वाइट है तो स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। एक्साइल है तो कैपिटल ए, टर्मिनल है तो स्मॉल ए। इनफ्लेटेड है तो आई और अगर कंस्ट्रिक्टेड है तो स्मॉल आई। ग्रीन है तो ग्रीन डोमिनेंट है किस केस में? पॉड है ना, पॉड के कलर के केस में ग्रीन, तो जी और जी लिख देंगे और इसके लिए स्मॉल जी लिख देंगे। पॉड सीड का जो है ना, सीड का जो शेप है राउंड है तो इसके लिए कैपिटल आर यूज करेंगे और रिंकल्ड है तो स्मॉल आर यूज करेंगे। येलो है तो इसमें वाई यूज करेंगे और स्मॉल वाई यूज करेंगे। इस तरह से देखें कि मेंडल ने बताया लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। पेयर फैक्टर का मतलब हो गया कि जो भी फैक्टर्स होता है वो पेयर में होता है, जिसमें से 1 आता है मेल पेरेंट से और अनदर जो आता है वो फीमेल पेरेंट से आता है। तो हम लोगों ने देखा ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 जो कैरेक्टर है तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर है 2 कॉन्ट्रास्ट, 2 कॉन्ट्रास्ट है। प्रत्येक कैरेक्टर का 2 कॉन्ट्रास्ट है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अब हम लोग देखते हैं प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग या फिर तो देखें प्योर ब्रीडिंग या फिर ट्रू ब्रीडिंग या फिर होमोजाइगस या फिर पैरेंटल जनरेशन। क्या कहेंगे? पैरेंटल जनरेशन। ये सारा एक ही बात है। प्योर ब्रीडिंग यानी कहने का मतलब उसमें किसी तरह का माने कि जो एलील्स है वो अलग टाइप का नहीं होगा, सेम एलील होगा और सेम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला होगा। जैसे यहाँ पर टी और टी दोनों देख रहे हैं कैपिटल है यानी दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये होमोजाइगस हो गया। इसी को कहेंगे प्योर ब्रीडिंग और या फिर ट्रू ब्रीडिंग या फिर होमोजाइगस या फिर पैरेंटल जनरेशन कहेंगे। तो ये सारा पैरेंटल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। तो मेंडल कितना ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे? तो 7 इधर और 7 इधर यानी 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि जीन क्या है, एलील्स क्या है, होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है। जीन क्या है? तो इट इज यूनिट ऑफ हेरेडिटी। जीन जो है ये है यूनिट
ऑफ हेरेडिटी। जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरेडिटी, या फिर कहेंगे सेगमेंट ऑफ, भाई किसका सेगमेंट है? तो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन। तो जीन क्या है? तो जीन जो है यूनिट ऑफ हेरेडिटी है, हेरेडिटी का यूनिट है, और किसी पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। तो ये रहा हम लोग का जीन। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जीन होता है वो दो टाइप का होता है। डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन। तो डोमिनेंट जीन क्या है? तो जीन विच कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैन एक्सप्रेस इन बोथ homozygous and heterozygous। तो डोमिनेंट जीन उसको कहते हैं जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर जाए। रिसेसिव जीन, तो रिसेसिव जीन उसको कहेंगे जो एक्सप्रेस करे सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एंड नॉट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस बट नॉट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। जो केवल एक्सप्रेस करता है किसमें? होमोजाइगस कंडीशन में, एंड नॉट एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेस नहीं करता, उसको कहते हैं रिसेसिव जीन। अब जब होमोजाइगस, यानी कहने का मतलब है कि जब डोमिनेंट जीन केवल रहता है, केवल डोमिनेंट जीन पेयर में रहता है, तो उस कंडीशन को कहेंगे होमोजाइगस। अब हम देखते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस तो पेयर ऑफ रिसेसिव और डोमिनेंट जीन, अगर पेयर में होमोजाइगस को कहेंगे पेयर ऑफ रिसेसिव और डोमिनेंट जीन। अगर डोमिनेंट जीन पेयर में हो या फिर रिसेसिव जीन पेयर में हो तो उस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस, अब इसका एग्जांपल देख लें, टीटी या फिर स्मॉल टी, ये दोनों क्या है? होमोजाइगस कंडीशन हो गया। हेट्रोजाइगस, तो जब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों जीन पेयर बनाता है तो उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस। when dominant and recessive gene together form pair is called heterozygous। तो हेट्रोजाइगस क्या है? हेट्रोजाइगस क्या है? तो when dominant and recessive gene together form pair, अगर वो पेयर बनाता है तो उस पेयर को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो इस तरह से हम लोग देख लिए
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब हम देखते हैं एलील क्या है। एलील एलील क्या है? तो पेयर ऑफ जीन विच कंट्रोल सेम कैरेक्टर। एलील क्या है? पेयर ऑफ जीन which control same character। जब सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो ऐसा पेयर ऑफ जीन को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। और ये जीन जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लॉसी पर आएगा। तो लॉसी क्या है? पॉइंट ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर लोकेटेड, जहां पर जीन जो है लोकेटेड होता है। पॉइंट ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर लोकेटेड, जहां पर जीन्स लोकेट करते रहते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं लॉसी। तो होमोजाइगस देख लिए, हेट्रोजाइगस देख लिए, एलील देख लिया और लॉसी देख लिए। अब क्वेश्चन है कि मेंडल जो है प्योर ब्रीडिंग प्लांट कैसे प्राप्त किए? हाउ डिड मेंडल गेट प्योर ब्रीडिंग प्लांट? तो भाई उन्होंने क्या किया कि सेल्फिंग कराया, जनरेशन बाय जनरेशन। तो कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होते रहेगा तो होमोजाइगोसिटी बढ़ता है और जितने अदर कैरेक्टर्स हैं वो एलिमिनेट करते जाते हैं हम लोग, और अंत में ऐसा होगा कि सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो एक ही कैरेक्टर मिलेगा और वो कैरेक्टर जो होगा वह कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होगा वो हो जाएगा, इंडिकेट करेगा कि ये जो जनरेशन है प्योर ब्रीडिंग है, पैरेंटल जनरेशन है, यानी होमोजाइगस है। तो ये बात क्लियर हो गया कि मेंडल किस प्रकार होमोजाइगस प्लांट प्राप्त किए। तब हम लोग शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस।